Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. आज मैं MPS 001 के स्टूडेंट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन लेकर आई हूँ। यहाँ पर हम लोग आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी आपके लिए आंसर राइटिंग की टेक्निक्स कि आपको अपने आंसर को किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे बच्चों हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनकी संभावना आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन जो है वही घुमा फिरा के सेम टॉपिक्स ही आते हैं, तो हम सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने और भी टॉपिक्स के वीडियोस आपके बना रखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आज जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमें जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी होती है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है। यहाँ पर जो आपकी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी होती है उसमें कुछ आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, क्या हैं उसमें? कुछ आइडियाज़ हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कब आए, जब एनलाइटमेंट का पीरियड चल रहा था। तो कब आए बच्चों? हमें याद कर लेना है कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अंदर जब एनलाइटमेंट का पीरियड चल रहा था, यानी कि जब आपकी युगीनता के दौरान ये सब के सब आए, तो पिछली कुछ शताब्दियों में ये विकसित हुए हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के जो भी विचार होते हैं। यहाँ पर जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है उसका फोकस किस चीज़ पर रहता है? मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका फोकस रहता है, देखो सबसे पहले उसका फोकस रहता है इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है, फिर आपकी सोसाइटी के ऊपर, फिर आपके स्टेट के ऊपर उसका फोकस रहता है। और इसके अंदर जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, कौन कौन से इश्यूज़? जैसे कि हमारा डेमोक्रेसी का इशू, लिबर्टी है ना, और हमारा जस्टिस, ये सारी की चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं? जैसे कि आपका लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, न्याय है और सरकार की भूमिका की ये जांच करता है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो है इसके की कॉन्सेप्ट्स, कि कौन कौन सी की एस्पेक्ट्स हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के जो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम को। इसके अंदर किसे पढ़ते हैं? ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम को पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, भी इसी का एक एस्पेक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानव अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यहाँ पर ये जो हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति की जो स्वतंत्रताएं होती हैं उनके महत्व पर हम लोग जोर देते हैं, ठीक है। और वहीं थॉमस हॉब और जॉन लॉक और जीन जैक रूसो जैसे जो विचारक थे, उन्होंने यहाँ पर आपकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक संविदा, ठीक है, सामाजिक संविदा की जो थ्योरी है वो लेकर आए। उन्होंने यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया जहाँ व्यक्ति राज्य द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा और संरक्षण के बदले कुछ स्वतंत्रताओं का त्याग करने के लिए सहमति दे देता है। आप लोगों को ये बताना है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो आपके मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का ही पार्ट है। यहाँ पे मैंने आपको जो सबसे पहले हमने अपने आंसर में क्या लिखना है, देखो सबसे पहले आपको लिखना है अपने आंसर में एक इंट्रोडक्शन में आप लोग मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताओगे, जिसमें आप लोग कहोगे कि इसके अंदर वेरियस आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि एनलाइटमेंट के पीरियड पे उभरे थे, ठीक है, और पिछली कुछ शताब्दियों में डेवलप हुए हैं। फिर आप लोग बताओगे कि ये रिलेशनशिप को क्या करता है, ये इसका जो फोकस होता है, इसका फोकस होता है इंडिविजुअल, स्टेट और सोसाइटी के रिलेशनशिप के ऊपर। ऑल्सो ये क्या करता है कि जो डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, उसमें जो रोल है गवर्नमेंट का, इन सारी चीज़ों को भी एग्जामिन करता है। तो ये तो हो गया हमारा इसका इंट्रोडक्शन। फिर आप लोग लिखोगे इसके की एस्पेक्ट्स को। यहाँ पर जो इसके की एस्पेक्ट्स होंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के वो क्या होंगे, देखो एक तो वही आपका ह्यूमन राइट और इंडिविजुअल फ्रीडम होगा, कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो ह्यूमन राइट्स पे और इंडिविजुअल के जो राइट्स होते हैं, पर्सनल फ्रीडम जो होती है और इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है, इन सब चीज़ों पर फोकस करता है। और आप बताओगे यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जहाँ पर जो आपके थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, जीन जैक रूसो हैं,
उन्होंने यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का आइडिया भी इसी में प्रस्तुत करने लग गए। फिर आप लोग बताओगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी यानी कि बच्चों आपका लोकतंत्र, ठीक है, और आपका जनतंत्र यानी कि आपकी सोवरेनिटी, ठीक है। जनतंत्र और लोकतंत्र के बारे में आप लोग बताओगे। तो यह विचार की राजनीतिक शक्ति लोगों की इच्छा से प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है लोकतंत्र के अंदर बोला जाता है कि लोगों की इच्छा को लोकतंत्र में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से हमारे थिंकर्स हैं जिन्होंने लोकतंत्र के विचारों को बढ़ाया, यानी कि हमारे यहाँ पर दो थिंकर्स हैं। एक है हमारे कौन, जॉन लॉक, ठीक है। जो जॉन लॉक हैं उन्होंने लोकतंत्र के विचारों को बढ़ाया, और एक है हमारे जीन जैक रूसो, उन्होंने भी लोकतंत्र के विचारों को बढ़ाया। और आप सभी ने उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म के बारे में भी पढ़ा है, जो कि वो भी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का ही एस्पेक्ट है, ठीक है। तो वो भी एक मॉडर्न आइडिया है। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सीमित सरकार की बात करते हैं, मुक्त बाज़ारों की बात करते हैं। उसके बाद फिर आपका मार्क्सिज्म है और फेमिनिज्म है, यानी कि मार्क्सवाद और पूंजीवाद की जो आलोचना है वो भी आपका मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का ही एस्पेक्ट है, ठीक है। किसका एस्पेक्ट है? मार्क्सिज्म मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का है। और आपका फेमिनिज्म और जो आपकी लिंग समानता होती है, नारीवाद और लिंग समानता, वो भी आपका मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का ही एस्पेक्ट है। सो इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा आंसर फ्रेम करोगे, जिसमें आप लोग मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के एस्पेक्ट्स और उसके इंट्रोडक्शन को लिखोगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, जहाँ पर हमें डेमोक्रेसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है। जो डेमोक्रेसी है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुई, इसको आप लोग एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करो। मैं आपको सारी चीज़ें ध्यान से समझाऊंगी, सिर्फ आपको अच्छे से सुनना है। अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी देख रहे हैं, तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को देखकर अपने आधे से ज़्यादा सिलेबस को यहीं पे आप लोग कवर कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले हम लोग किस चीज़ के बारे में बताएंगे? देखो, सबसे पहले आप लोगों को बताना है एंशंट ग्रीस के बारे में एंड एथेंस के बारे में बताना है। यहाँ पर मैंने एंशंट ग्रीस और एथेंस का नाम इसलिए लिया क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपके प्लेटो थे, अरस्तु थे, वो बड़े बड़े जो फिलोसोफर थे वो यहीं पे थे, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जब ओरिजिनेट हुआ तो वो प्राचीन ग्रीस में और एथेंस में ही हुआ। और कब हुआ? आपका 5th सेंचुरी में हुआ, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे समझो जैसे आप लोग डेमोक्रेसी की कहानी सुन रहे हो। तो कहानी में सबसे पहले क्या हुआ कि एंशंट ग्रीस और एथेंस में जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी की बात करने लग गए सबसे पहले। यहाँ पर जो एथेंस में जो डेमोक्रेसी थी वो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जहाँ पर जो जो मतलब नागरिक हुआ करते थे वो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया करते थे। तो ये तो हो गई एंशंट ग्रीस की कहानी। फिर आ जाओ आप लोग रोमन रिपब्लिक पे। तो जब रोमन रिपब्लिक की बात हुई तो वहाँ पर शुरू हुई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। क्या शुरू हुई रोमन में? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट शुरू हुई। अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि नागरिक स्वयं ना जाकर डिसीजन मेकिंग जो होती है, जब निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में नागरिक स्वयं ना जाकर किसी को अपने बिहाफ पर चुन लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के कॉलेजेस में होता है ना CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो उस तरीके से। तो नागरिकों ने फिर क्या शुरू कर दिया? नागरिकों ने शुरू कर दिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने, क्योंकि अब पहले अगर जनसंख्या कम होगी, ठीक है, अगर जनसंख्या कम होगी तो हर एक व्यक्ति जा सकता है हर एक मुद्दे पर। अब ये थोड़ी है कि आज हमें कोई नया बिल पास करना है, मान लो संसद में हमें कोई नया बिल पास करना है, तो पूरे भारत की जो करोड़ों की जनता है वो थोड़ी जाएगी संसद भवन में अपना उस पर पक्ष रखने के लिए कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। तो भारत की जनता ने क्या चुन रखे हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रखे हैं। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि पहले तो एथेंस में ऐसा नहीं था, नागरिक डायरेक्ट ही जाते थे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में, नागरिक डायरेक्ट ही जाया करते थे। पर फिर जब रोमन रिपब्लिक हुआ तो वहाँ पर नागरिकों ने क्या किया?
अपने अधिकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचन करना शुरू किया। ठीक है, ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना शुरू किया। अब फिर भाई कहानी और आगे बढ़ जाती है। अब लोगों को और अच्छे से समझ में आने लगा कि नहीं, हमारे तो और भी राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका आता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्या आता है आपका? रोमन रिपब्लिक के बाद आपका आता है मैग्ना कार्टा। तो 1215 में क्या हुआ कि मैग्ना कार्टा आया। अब मैग्ना कार्टा उस टाइम पर एक बहुत बड़ी चीज़ थी। आज यहाँ पर अधिकारों की हम लोग जो बात करते हैं वो मैग्ना कार्टा से ही आए हैं। तो मैग्ना कार्टा जो है वो किसने साइन किया? साइन किया किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। तो 1215 में किसने? किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने मैग्ना कार्टा को साइन कर दिया। ओके, अब मैग्ना कार्टा था क्या आखिरकार? तो अब हम लोग मैग्ना कार्टा के बारे में बता देंगे कि जो मैग्ना कार्टा है वो एक, मैग्ना कार्टा पे जब हस्ताक्षर किए तो यहाँ पर बात ये हुई कि जो हमारा राजा है, यानी कि जो हमारी मोनार्की है, ठीक है, या राजशाही है, जो हमारी मोनार्की है, उसकी जो पावर्स हैं उनको हम लोग सीमित कर देंगे और संवैधानिक शासन की वहाँ पर हमने नींव रखी। तो सबसे पहले संवैधानिक शासन की जो नींव है वो वहीं पे रखी गई किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, जब किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया था? मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो यहाँ से क्या हुआ? संवैधानिक शासन की नींव रखी गई। और क्या बताया गया कि जो राजा है वो कानून से ऊपर नहीं है। तो आप लोग देख रहे हो कि लोग कैसे धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं। फिर आ गया इंग्लिश रेवोल्यूशन, जिसके अंदर सिविल वॉर्स होने लग गए, इंग्लैंड में क्रांति आई, गृह युद्ध हुए, जहाँ पे लोगों ने क्या कहा कि हम लोग जो हैं राजशाही जो है, राजशाही को उखाड़ कर फेंक देंगे। और यह बात थी 1642 से 1651 के बीच की। फिर अमेरिका में रिवॉल्यूशन आया। जब अमेरिका में रिवॉल्यूशन आया तो उस टाइम पर क्रिएट किया गया यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, 1776 की बात है जब अमेरिकी क्रांति हुई। ठीक है, जब अमेरिकी क्रांति हुई और वहाँ पर क्या किया गया कि संविधान को अपनाया गया। इस तरीके से अमेरिकी क्रांति हुई। फिर उसको देखकर 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो गया। अब जो फ्रेंच वाले लोग थे वो भी कह रहे कि हमें भी मोनार्की नहीं चाहिए, और फ्रेंच में बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ का आविष्कार हुआ। फ्रांस के अंदर जो लोग हैं उनको लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे जो चीज़ें हैं इनके बारे में लोगों को नॉलेज होने लग गई। तो यानी कि जो लोग हैं उनकी अधिकारों के प्रति जो नॉलेज है वो बढ़ने लग गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी देशों में भी इसी तरीके से आपके इलेक्शंस होने लग गए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनने लग गई। फिर लोगों को 19वीं और 20वीं सदी में क्या मिला? लोगों को मिलने लग गए यूनिवर्सल सफ्रेजेस, यानी कि जो सार्वभौमिक मताधिकार जिसे हम कहते हैं, वो लोगों को मिलने लग गया, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार है। और उसके बाद फिर अब जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं लोकतंत्र के वो तो हैं ही, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि कैसे जो लोकतंत्र है वो एंशंट से लेकर मॉडर्न तक पहुंचा है। उसमें आप लोग अमेरिकी क्रांति बताओगे, फ्रांस की क्रांति बताओगे, मैग्ना कार्टा बताओगे, है ना। इस तरीके से आप लोग अपना पूरा आंसर फ्रेम करोगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम चलेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको जो राइट्स होते हैं, हमारे राइट्स का मीनिंग डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। राइट से जुड़ा हुआ और भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बताना है? राइट्स की डेफिनेशन बतानी है, यानी कि जो राइट्स होते हैं बच्चों उनकी परिभाषा क्या होती है। अभी मैं राइट्स की परिभाषा आप लोगों को बताऊंगी, सो आप लोगों को ध्यान से सुनना है कि जो हमारे राइट्स होते हैं दे आर लीगल, सोशल और एथिकल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन व्हाट इज़ अलाउड और ओड टू इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी। सो अधिकार क्या है? अधिकार हमारे कानूनी, सामाजिक या नैतिक सिद्धांत हैं जो समाज में व्यक्तियों को जो कुछ भी अनुमति या प्राप्ति होती है उसे परिभाषित करते हैं। यानी कि आज समाज में हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारे अधिकारों की वजह से मिल रहा है, चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो समानता हो। अब हमें यहाँ पर अपने राइट्स के टाइप्स बताने हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बताएंगे अपने नेचुरल राइट्स के बारे में।
हमारे नेचुरल राइट्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं हमारे प्राकृतिक अधिकार, जिसमें आपका जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार आता है। फिर होते हैं बच्चों हमारे लीगल राइट्स, ठीक है। हमारे लीगल राइट्स होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं कानूनी अधिकार। तो ये वो अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों को कानून के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फिर आते हैं आपके स्टूडेंट्स सिविल राइट्स। सिविल राइट्स यानी कि आपके नागरिक अधिकार। सिविल राइट्स यानी कि आपके नागरिक अधिकार आते हैं। फिर आप लोगों को पता होगा ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव अधिकार। नागरिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या डिफरेंस है? नागरिक अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, ठीक है। इसमें आपका कौन कौन सा अधिकार आता है? इसमें आपका भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये आ जाता है। और वहीं जब मानव अधिकारों की बात होती है तो उसमें आपका आता है जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा और खुशी की प्राप्ति, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस आपका मानव अधिकार में आता है। फिर आपके बच्चों पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स भी हैं, वो भी आप लोग बताएंगे। तो पॉलिटिकल राइट्स में आपके वो वाले राइट्स आते हैं जैसे कि आपका राइट टू वोट, ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। एंड इकोनॉमिक राइट्स में आएंगे आपका राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क एंड राइट टू फेयर वेजेस फॉर लेबर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे आपके सोशल राइट्स के बारे में, ठीक है। सोशल राइट्स का मतलब होता है आपके सामाजिक अधिकार, जैसे कि आपकी शिक्षा का अधिकार, आवास का, सामाजिक सुरक्षा का। फिर आपके होते हैं कल्चरल राइट्स, जैसे कि जिसमें आपका आता है कि हम अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं, अपनी भाषा और परंपराओं का पालन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आपके वेरियस जो राइट्स के टाइप्स हैं वो बताए हैं। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग अपने राइट्स का मीनिंग बताएंगे कि हमारे जो राइट्स हैं आखिर वो होते क्या हैं। तो हमारे जो अधिकार हैं वो क्या होते हैं? वो कानूनी, सामाजिक या नैतिक सिद्धांत होते हैं जो समाज में व्यक्तियों को जो कुछ भी अनुभूति या प्राप्ति होती है उसे परिभाषित करते हैं। फिर राइट्स में हम बताएंगे हमारे नेचुरल राइट्स के बारे में, ठीक है, हमारे नेचुरल राइट्स के बारे में, फिर हमारे लीगल राइट्स के बारे में, फिर हमारे सिविल और ह्यूमन राइट्स के बारे में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स के बारे में हम सारा का सारा अपना मैटर लिख देंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसमें आप इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट भी ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं उनका महत्व क्या होता है। तो जो भी इंसान है उसकी गरिमा और उसकी स्वतंत्रता को बनाकर रखने के लिए राइट्स आवश्यक होते हैं। नाउ अब हम चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार आता है। यहाँ पे देखो, ये तो या तो ये क्वेश्चन आ जाता है या फिर इसका आता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये होता है आपका नेगेटिव लिबर्टी। इट इज़ द आइडिया दैट यू आर फ्री व्हेन नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जब आपको जो करना हो आपको वो करने से कोई ना रोके, तो ये होती है आपकी नेगेटिव लिबर्टी। और वहीं जो पॉजिटिव लिबर्टी होती है गाइस, वो कहती है फ्रीडम टू अचीव समथिंग। क्या कहती है? फ्रीडम टू अचीव समथिंग, ये होती है आपकी पॉजिटिव लिबर्टी। इट इज़ द आइडिया दैट ट्रू फ्रीडम इन्वॉल्व्स हैविंग द पावर और एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट इन लाइफ। यानी कि भले ही सरकार मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक रही है, लेकिन जब सरकार मेरे को रिसोर्सेज ही नहीं दे रही है वो करने के लिए, तो किस बात की लिबर्टी? तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को आप लोगों को अच्छे से समझना है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो होती है फ्रीडम टू अचीव वन पोटेंशियल, कि जो मेरी क्षमता है मैं उसको अचीव कर लूँ। और नेगेटिव लिबर्टी होती है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, कि किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस और रिस्ट्रिक्शन ना हो। नेगेटिव का एग्जाम्पल एक बता देती हूँ मैं आपको। तो देखो, इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर विद योर स्पीच यू हैव नेगेटिव लिबर्टी। अगर सरकार आपकी भाषण की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर रही है तो वो क्या है? आपकी नेगेटिव लिबर्टी है। बट
पॉजिटिव क्या है, दैट इफ़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन इट इज़ प्रमोटिंग पॉजिटिव लिबर्टी, कि अगर सरकार हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है तो सरकार क्या कर रही है, हमें पॉजिटिव लिबर्टी दे रही है, बिकॉज इसकी वजह से जो लोग हैं वो उनकी जो एबिलिटी है खुद को इम्प्रूव करने की, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की, वो बढ़ रही है, ठीक है, अगर हमें एजुकेशन दे रही है सरकार। नाउ गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हमारे। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट वाला है जिसमें आपको इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी बताना है और पॉलिटिकल इक्वालिटी बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इक्वालिटी मुझे बता दो कि इक्वालिटी क्या होता है। इक्वालिटी वो सारे आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, इक्वालिटी में वो सारे के सारे आइडियाज़ होते हैं जो इंडिविजुअल शुड हैव द सेम राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रीटमेंट, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सभी को सेम राइट्स मिलें, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सेम ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो उनका कुछ भी जेंडर हो, कुछ भी रेस हो, कुछ भी रिलीजन हो। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समानता का क्या मतलब है। हिंदी में बता देती हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि समानता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को उनके लिंग, जाति, धर्म या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समान अधिकार, अवसर और व्यवहार मिलना चाहिए। तो यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाए। यहाँ पर जो समानता है वो क्या कहती है, निष्पक्ष रूप से व्यवहार करने पर जोर देती है, निष्पक्षता पर जोर देती है। वहीं जो इनइक्वालिटी कब होती है, जब लोगों को मिलती है, यहाँ पर इनइक्वालिटी में आपको बताना है कि आपको पता है कि हमारे समाज में वेल्थ का कितना ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का, अपॉर्चुनिटीज़ का सोसाइटी के अंदर। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा एजुकेशन है ना, और कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जिनके पास बहुत ही कम पैसा है और बहुत ही कम एडवांटेजेस वो लोग उन लोगों को मिल पा रहे हैं। नाउ गाइस मैं आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी बता देती हूँ। पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि आपकी राजनीतिक समानता। आपकी राजनीतिक समानता का क्या मतलब होता है कि हर व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रियाओं में समान अधिकार है, ठीक है। किसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार है, जो आपकी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं उसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार है, जैसे कि मतदान करना, पद के लिए चुनाव लड़ना, अपनी आवाज़ को सुनाना, इस सब में लोगों को समान अधिकार है। पॉलिटिकल इक्वालिटी की एक इम्पॉर्टेंस होती है कि ये आपके जो लोकतंत्र होता है उसको प्रभावी बनाती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी की वजह से जो सिटीजन्स हैं उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे कि मान लो कि हर किसी का वोट बराबर है, तो वो भी तो एक पॉलिटिकल इक्वालिटी का ही पार्ट हो गया ना। अब यहाँ पर मैं आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो जॉन रॉल्स हैं उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बताना है, ठीक है। John Rawls was an American philosopher who developed a theory of justice called the theory of justice as fairness। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो जॉन रॉल्स हैं वो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस, ओके। तो यहाँ पर जो जॉन रॉल्स हैं उनके आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हमें ये जानना है कि एक फेयर और जस्ट सोसाइटी कैसे काम करती है, तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस हमें पढ़नी होगी। ही फोकस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स दैट कुड गाइड हाउ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सोसाइटी। तो जॉन रॉल्स हमें ये बताते हैं कि कैसे जो राइट्स होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो सोसाइटी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो जॉन रॉल्स बताते हैं। एक तो वो बताते हैं आपकी ओरिजिनल पोजीशन। अब ओरिजिनल पोजीशन क्या होता है, ओरिजिनल पोजीशन के लिए आप लोग ये एक इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई जन्म ले तो उन्हें यह तय करना होगा कि समाज कैसे काम करेगा, तो इसे मूल स्थिति कहा जाएगा। तो इस स्थिति में लोगों को यह नहीं पता होगा कि वे कहाँ जन्म लेंगे, उनकी क्षमताएं क्या होंगी और वे किस सामाजिक वर्ग से होंगे। अभी ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसे, तो मैं आप लोगों को एक बार बताती हूँ कि मान लो कि आप अभी अभी बॉर्न हुए, ठीक है,
अब आपको नहीं पता कि आप कौन सी सोसाइटी में बॉर्न हुए हो, कौन से वर्ग में, मतलब लेबर क्लास में हो या इलीट क्लास में हो, क्योंकि उस टाइम पे क्लासेस में बटे हुए थे ना लोग। सो आपको नहीं पता कि आपकी जो सोशल क्लास है वो क्या है। तो ये होती है आपकी मूल स्थिति, आपकी ओरिजिनल पोजीशन। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग हैं जब ओरिजिनल पोजीशन में आकर निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय होता है बिना किसी बायस के। तो मान लो हमारे इंडिया में 4 वर्ण थे, ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ तो ध्यान से सुनना। हमारे इंडिया में 4 वर्ण थे, जिसमें हमारा था ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और क्या था हमारा, शूद्र था। 4 वर्ण थे। अब अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता और उसको पता चल जाता कि वो वैश्य है वो, ठीक है, फिर मैं उसे कहती कि तू सोसाइटी के लिए ना निर्णय ले, तो क्या वो ऐसे निर्णय लेता जो उसको नुकसान पहुंचाते या दूसरे को फ़ायदा करते? अगर इंसान को उसकी क्लास पहले से पता होगी तो वो हमेशा ऐसे निर्णय लेगा जो उसका फ़ायदा करे। लेकिन अगर इंसान अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होगा तो वहाँ पर जो है वो फेयरनेस के साथ सोचेगा, वो मजबूर हो जाएगा बिना पक्षपात के और बिना स्वार्थी रवैये के उसको निर्णय लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है। अब मैं दूसरी चीज़ बताती हूँ। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो है उसका व्हील ऑफ इग्नोरेंस। क्या है? जॉन रॉल्स यहाँ पर बताते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बारे में, यानी कि अज्ञानता का आवरण पहन लो। है, इसका मतलब समझ रहे हो? अज्ञानता का आवरण। अब इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल अज्ञान हो जाओ। जो जॉन रॉल्स हैं वो अज्ञानता के आवरण का उन्होंने परिचय दिया, जिससे लोगों को निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने का तरीका बताया। तो उन्होंने कहा कि इन द ओरिजिनल पोजीशन पीपल मेक डिसीजंस एज इफ दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट देयर ओन पर्सनल सर्कमस्टेंसेस। जब बंदा ओरिजिनल पोजीशन में होगा तो उसको उसके जो सर्कमस्टेंसेस हैं, पर्सनल जो उसके सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके बारे में उसे नहीं पता होगा कि वो SC है, कि वो ST है, या OBC होगा या जनरल होगा, उसको नहीं पता होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, ऐसे लॉ और ऐसे सिस्टम बनाएगा जो हर किसी के लिए क्या होंगे, जस्ट होंगे, हर किसी के लिए फेयर होंगे, ऐसे निर्णय वो लेगा। तो यहाँ पे लोगों को क्या करना है, अज्ञानता का आवरण पहन लेना है जब वो निर्णय ले रहे हों। अब जॉन रॉल्स 2 जस्टिस के प्रिंसिपल्स बताते हैं। पहला होता है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टी। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरीवन शुड हैव द सेम बेसिक फ्रीडम। तो पहला जो प्रिंसिपल है जॉन रॉल्स का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज, यानी कि समान मूल स्वतंत्रताओं का सिद्धांत, ये कहता है कि हर किसी के पास सेम बेसिक फ्रीडम होनी चाहिए। सेम बेसिक फ्रीडम से क्या मतलब है मेरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए और पर्सनल सिक्योरिटी का राइट होना चाहिए। किसी के भी बेसिक राइट्स को हम लोग छीन नहीं सकते। दूसरी चीज़ जॉन रॉल्स बताते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, डिफरेंस प्रिंसिपल यानी कि अंतर का सिद्धांत। अब अंतर का सिद्धांत क्या बता दिया जॉन रॉल्स ने, अब ये भी समझना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं होती हैं ना, जैसे कि किसी के पास ज़्यादा आय है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। तो ये केवल तभी उचित है जब वो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के सदस्यों को लाभ पहुंचाती हो। यानी कि असमानता हम जब कर सकते हैं जब उस असमानता से समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है उसका फ़ायदा हो रहा हो। तो जब भी हम असमानता को स्वीकार करेंगे जब उससे गरीब और वंचित लोगों का सुधार हो रहा हो। तो यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है कि मान लो हम यहाँ पर बात करते हैं फीमेल रिजर्वेशन की, फीमेल्स को रिजर्वेशन मिलता है। तो या फिर यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे मान लो हमारा PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, कि जो लोग हैं उनको राशन दे रही है फ्री में। ठीक है, तो क्या जो अमीर लोग हैं वो कहेंगे कि भाई ये असमानता क्यों कर रहे हो? तो असमानता यहाँ पर लेजिटिमेट है, ठीक है, अलाउड है यहाँ पर असमानता, क्योंकि यहाँ पर जो वंचित लोग हैं, यानी कि जो लोग
बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों का तो फ़ायदा हो रहा है ना यहाँ पे। तो समाज का जो वंचित वर्ग है अगर हम उसका फ़ायदा करते हैं तो यहाँ पर हम लोग असमानता कर सकते हैं। तो यही होता है अंतर का सिद्धांत। तो जॉन रॉल के जो आइडियाज़ हैं उसमें आपको हमने क्या क्या देखा, हमने देखा उसमें फेयरनेस। मेन गोल जो है जॉन रॉल्स का वो क्या है, फेयरनेस लेकर आना, फेयरनेस लेकर आना यानी समानता लेकर आना। और दूसरा है सोशल कोऑपरेशन यानी कि समाज में सहयोग करना। ओके गाइस, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो और किसी वीडियो में से भी कवर कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसको क्रिटिकली भी इवेलुएट करने के लिए आता है, जो मैं और किसी वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। चलिए तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपको जो ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, स्वायत्ता की अवधारणा है, वो बताना है। तो स्वायत्ता होती क्या है? स्वायत्ता क्या होता है? स्वतंत्रता। तो स्वायत्ता का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी व्यक्ति का अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद निर्णय लेने और अपने जीवन को बिना बाहरी हस्तक्षेप के नियंत्रित करने की क्षमता। ठीक है, फिर से बता दूं, क्या होता है स्वायत्ता? किसी व्यक्ति का अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद निर्णय लेना। मेरी ज़िंदगी के जो निर्णय हैं वो मैं क्या करूँगी, खुद अपनी ज़िंदगी के निर्णय लूँगी, और मेरी ज़िंदगी में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, फिर एक होती है हमारी पर्सनल ऑटोनॉमी, यानी कि व्यक्तिगत स्वायत्ता। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वायत्ता क्या होती है? यहाँ पर आता है कि जो स्वायत्त व्यक्ति होता है वो काम करेगा अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसका जो मन आएगा वो करेगा, अपने परिवार और उसका जो समाज है उसके द्वारा वो नियंत्रित नहीं होता। एक होती है आपकी मॉरल ऑटोनॉमी, नैतिकता से भी तो हम लोग सोचते हैं कि हर किसी को पता होता है कि क्या सही और क्या गलत है, तो मॉरल इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर होता है फ्रीडम टू चूज एक्शंस बेस्ड ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इट इज सेंट्रल टू मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी होती है यहाँ पे। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि राइट्स ऑफ अ ग्रुप, रीजन और नेशन टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट आउटसाइड कंट्रोल। तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी में चाहे आपका ग्रुप हो, आपका कोई ग्रुप हो, आपका कोई किसी रीजन से हो, आपका जो नेशन है वो खुद को अपने आप से गवर्न कर ले, तो वो होती है उसकी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी यानी कि पॉलिटिकल स्वायत्ता। अब यानी कि जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे, जब हम लोग ब्रिटिश लोगों के अंतर्गत उनके उपनिवेश बने हुए थे, तो हमारे पास राजनीतिक स्वायत्ता नहीं थी, है ना। हम लोग क्या कर रहे थे, राजनीतिक स्वायत्ता की मांग कर रहे थे। ओके, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमें बताना है जो मार्क्सिज्म है, जो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स जो हैं, उनके बारे में बताना है, और उनका जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का वो बताना है। तो जो मार्क्सिज्म है वो सिटीजनशिप को देखता है लेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल से। तो यहाँ पर जो इसका सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, क्लास स्ट्रगल है। मार्क्सिज्म का सेंट्रल आइडिया क्लास स्ट्रगल है। क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, वर्ग संघर्ष। यानी कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग होता है आपका बुर्जुआ वर्ग, है ना, और एक होते हैं आपके लेबर वाले जो होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर उनके बीच में क्या रहता है, स्ट्रगल रहता है। बुर्जुआ वर्ग जो है वो सोशल जो क्लास होती है उसका शोषण करता है। Citizenships are seen as the reflection of one's social class. The rights and privileges of citizens are often determined by their wealth. Okay? तो नागरिकों के अधिकार और विशेषताएं अक्सर कैसे आती हैं, उनके धन और सामाजिक स्थिति से निर्धारित होती हैं। फिर हम लोग बताएंगे कि जो मार्क्स हैं वो क्या कहते हैं बच्चों, कि असली नागरिकता केवल राजनीतिक अधिकार, कि मैंने किसी को राजनीतिक अधिकार दे दिए, केवल राइट टू वोट दे दिया, तो क्या वो उसको समानता मिल गई, क्या वह स्वतंत्र हो गया? हाँ, ये उसका अधिकार है। तो वो कहते हैं कि केवल असली नागरिकता केवल राजनीतिक अधिकार देने से नहीं आती, बल्कि हमें आर्थिक समानता के बारे में भी सोचना चाहिए। ये जो गैप है अमीर और गरीब के बीच का, वो हमें ख़त्म करना है, इसकी वो बात करते हैं। ओके, फिर वो कहते हैं कि जो समाज है, समाजवादी राज्य में नागरिकता क्या होती है। तो जो मार्क्स हैं वो मानते हैं कि समाजवादी राज्य में कोई वर्ग भेदभाव नहीं होगा और सभी नागरिकों को संसाधनों और अवसर की समान पहुंच होगी। तो यहाँ पर जो हमारे मार्क्स हैं वो पता है किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं पूंजीवाद का।
और कह रहे हैं कि हमें समाजवाद की तरफ जाना चाहिए। अब पूंजीवाद समझते हो आप लोग, कि जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती हैं, तो वो होता है पूंजीवाद। और जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सरकार है वो हस्तक्षेप करती है, और जो वेल्थ होती है वो अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को फ्री में बांट देती है खाना पीना। तो ये हो जाता है आपका क्या, समाजवाद। तो मार्क्स जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का विरोध करते हैं और कहते हैं कि कैपिटलिस्ट की वजह से क्या है, कैपिटलिस्ट की वजह से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब यहाँ पर हम बताएंगे जॉन ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरनिटी, यानी कि संप्रभुता। तो यहाँ पर जो जॉन ऑस्टिन है वो कहते हैं संप्रभुता राज्य में सर्वोच्च शक्ति के रूप में है, यानी कि जो संप्रभुता है वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, सबसे ऊपर होती है। संप्रभु के पास कानून बनाने और उन्हें लागू करने की सर्वोत्तम शक्ति होती है। ठीक है, तो जो ऑस्टिन है वो क्या कहते हैं, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरन बैक्ड बाय द थ्रेट ऑफ सैंक्शंस। तो यहाँ पर ये उनके वर्ड्स हैं जॉन ऑस्टिन के। इसका मतलब है कि कानून संप्रभु का आदेश होता है जिसे दंड की धमकी से समर्थन प्राप्त होता है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे ऑस्टिन है उनकी एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु व्यक्ति जो है वह लोगों का समूह या यहाँ तक कि एक सरकार भी हो सकती है। उनके पास बिना किसी उच्च अधिकार के निर्णय और कानून बनाने की शक्ति होती है। तो जो सरकार है उनके पास बिना किसी उच्च अधिकार के निर्णय और कानून बनाने की शक्ति है अभी भी इंडिया में हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो ऑस्टिन वो ये कहते हैं कि कोई भी कानून जो है वो वैलिड जब होगा जब वो किस पर, संप्रभु से उसने वैधता प्राप्त की हो। ओके, सो ये थोड़ा सा ना ऐसा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, तो मैंने एक दूसरी वीडियो में इसको और ज़्यादा डिस्कस किया था। अभी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मेरे को इसको थोड़ा आपको जल्दी जल्दी समझाना पड़ेगा। तो आप लोग को ऑस्टिन के बारे में 2-3 चीज़ें बतानी है। आप लोग पहले संप्रभुता की परिभाषा दे देना कि संप्रभुता की परिभाषा क्या है, फिर आप लोग बताना संप्रभु की अधिकारिता के बारे में, सोवरन की अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, जो सोवरन है वो ऑस्टिन के हिसाब से सोवरन कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, या सरकार भी सोवरन हो सकती है, और उनके पास पावर होती है कि वो अपने डिसीजंस और लॉ ले सकते हैं, अपने आप से अपने कानून बना सकते हैं। अब हम चलेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम लोग बताएंगे बच्चों सिविल सोसाइटी के बारे में कि सिविल सोसाइटी क्या होती है। तो सिविल सोसाइटी में हमारा आता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि हमारे एनजीओज आते हैं, और हमारे बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं, हमारी एसोसिएशंस भी सिविल सोसाइटी के अंदर आती हैं, जो कि आउटसाइड गवर्नमेंट कंट्रोल काम करते हैं। ठीक है, सो जो एनजीओज हैं वो कैसे काम करते हैं, आउटसाइड गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर काम करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें आपकी आती हैं चैरिटीज़, जो लोग चैरिटी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, और आते हैं आपके सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, तो नागरिक समाज का मतलब है उन गैर सरकारी संगठनों से है, ठीक है, जो सरकार के नियंत्रण के बाहर काम करते हैं। अब नागरिक जो समाज है उसका एक रोल होता है किस चीज़ में, हमारे राइट्स को प्रमोट करने में। हमारे राइट्स की रक्षा भी ये लोग करते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, है ना। और जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ होती हैं वो डेमोक्रेसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। एक अच्छी डेमोक्रेसी कब होगी, तब जब जो नागरिक समाज होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक मजबूत नागरिक समाज एक फलते फूलते लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, और नागरिक समाज की वजह से शक्तियों का भी तो संतुलन रहता है। तो जो भी हमारी सिविल सोसाइटीज़ होती हैं वो स्टेट की जो पावर है उसको बैलेंस करती हैं, मार्केट को बैलेंस करती हैं, सरकार पर चेक्स लगा के रखती हैं। सरकार पर चेक्स का मतलब समझ रहे हो कि सरकार के जो कार्य होते हैं ना, सरकार के कार्य पर एक तरीके का नियंत्रण लगा के रखती हैं, और सामाजिक भागीदारी को भी ये लोग बढ़ावा देते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर देखो ये वाली वीडियो में मैंने आपको आंसर्स यहाँ पे पीडीएफ में दिए नहीं है। सो आप लोगों को अगर सारे के सारे आंसर चाहिए तो आप लोग, जो मैंने दूसरे और वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने आंसर्स पूरे लिख के दिए हुए हैं,
वो वाली वीडियोस को आप लोग देख सकते हो और वहाँ से अपने आंसर्स को अगर आपको नोट डाउन करना है तो वहाँ से रिटर्न में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है MPS 01 की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दूसरी चीज़ बच्चों की, मुझे फीडबैक नहीं मिल पा रहा, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोगों को किस टाइप के वीडियोस चाहिए। यानी कि कुछ बच्चे कहते हैं कि उनको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि उनको ना मतलब क्वेश्चंस चाहिए पर उसके साथ उसका पूरा आंसर चाहिए, है ना। या फिर अगर आपको इस तरीके के मैराथन क्लासेस चाहिए तो वो आप लोग बताओ, क्योंकि फिर अभी आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे कि आपका MPS 2 है, अभी 3 भी है, 4 भी है। तो उन सब की प्रिपरेशन आप लोग किस तरीके से करना चाहते हो। जैसा हमारा पहले पैटर्न चल रहा था जिसमें हम आंसर भी आपको देते थे और फिर आंसर्स को समझाते थे, वो वाला पैटर्न अच्छा है या फिर ये मैराथन वाला पैटर्न अच्छा है। ठीक है, आप लोग हमें बताइए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, तो हम उसी तरीके से फिर आगे अपना काम करेंगे। ओके गाइस।